नमस्कार दोस्तों, ऑटोमैनिक द मैकेनिकल क्लब में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सूरज कुमार और अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं लेके आया आईसी इंजन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, इसका पार्ट 1 है ये। ये आपको जो है एसएससी, जेई, डीएमआरसी, एनएफएल के एग्ज़ाम्स के लिए मदद करेगा और ये उसी का प्रीवियस ईयर कलेक्शन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पिछले ईयर्स में आए हुए हैं क्वेश्चंस, उसी को हम डिस्कस करेंगे और आने की कौन से क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी है सबसे ज़्यादा, उसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 4-stroke इंजन द वर्किंग साइकिल इज कंप्लीटेड इन 1 revolution of the crankshaft, 2 revolution of the crankshaft, 3 revolutions of the crankshaft, 4 revolutions of the crankshaft। 4-stroke इंजन को पहले समझ लेते हैं कि उसकी जो साइकिल है कितनी क्रैंकशाफ्ट की रेवोल्यूशन में कंप्लीट होती है। ये हमारे पास 4-stroke है। फर्स्ट ये जो है आप देख सकते हैं इनटेक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इनटेक दिखा रखा है। फर्स्ट इनटेक मतलब सक्शन होगी। ऊपर से जो है पिस्टन, ये आप देख सकते हैं पिस्टन है, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये जो आप ये देख रहे हैं ये क्रैंक है, उसके साथ यहाँ पे ये क्रैंक शाफ्ट अटैच्ड होगी आगे। ये इसमें नहीं दिखेगा इस डायग्राम में क्रैंक शाफ्ट। तो जब पिस्टन नीचे आएगा मतलब इनटेक होगी तो ये क्रैंक शाफ्ट 180 डिग्री मूव कर जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कंप्रेशन में देखेंगे हम। पहले तो ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया था। कंप्रेशन में क्या होगा, जब ये ऊपर जाएगा, पिस्टन हमारा ऊपर मूव करेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। जब ये हमारा पिस्टन ऊपर मूव करेगा तो ये इतना नीचे आधा फिर मूव कर जाएगा क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। तो ये 180 डिग्री, तो ये टोटल एक रेवोल्यूशन होगी क्रैंक शाफ्ट की। टोटल 360 डिग्री एक रेवोल्यूशन। कितने स्ट्रोक में? 2 स्ट्रोक में। तो ये कंप्रेशन था। फिर पावर में भी सेम ऐसा ही होगा, 180 डिग्री की मूवमेंट होगी। एग्जॉस्ट में भी सेम ऐसा ही होगा, 180 डिग्री की मूवमेंट ऐसे होगी। समझ गए? तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका? 2 रेवोल्यूशंस ऑफ द क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा बी, 2 रेवोल्यूशंस ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। तो एक एग्जाम से पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। पिछली बार 2-stroke इंजन का पूछा गया था। तो 2-stroke इंजन में सिंपल रहेगा, वो 1 रेवोल्यूशन होता है। जैसे कि मान ले कि ये सिर्फ 2 ही स्ट्रोक थे, ऊपर गया और नीचे आया, तो इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही रेवोल्यूशन होगी क्रैंक शाफ्ट की, ठीक है। इनटेक और कंप्रेशन मान लेते हैं हम, 2 ही स्ट्रोक थे सिर्फ, एक बार ऊपर गया और एक बार ये नीचे आया, ठीक है। तो क्या होगा, सिर्फ एक ही रेवोल्यूशन होगी क्रैंक शाफ्ट की। तो आपको ये प्रिपेयर रहना है। ये आपसे 4-stroke भी पूछ सकता है, वर्किंग साइकिल कितने रेवोल्यूशन में कंप्लीट होगी, या आपसे 2-stroke भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको 4-stroke का आंसर रहेगा 2 रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। अगर 2-stroke का पूछेगा तो 1 रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग आइडलिंग अ पेट्रोल इंजन रिक्वायर्स डैश मिक्सचर। आइडलिंग के टाइम आपको कैसा मिक्सचर चाहिए? रिच होना चाहिए, लीन होना चाहिए मतलब पतला, रिच मतलब हैवी थोड़ा, केमिकली करेक्ट मतलब जस्ट एनफ एयर फॉर कंप्लीट कंबशन, मतलब उतनी एयर की ताकि कंप्लीट कंबशन हो जाए, नन ऑफ द अबव। तो आइडलिंग क्या होता है, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, उसको हमने मोशन में नहीं है और वो जस्ट ऐसे पार्क में है, लेकिन वो स्टार्ट पोजीशन में है। तो उस पोजीशन में लाने के लिए हमें जो मिक्सचर चाहिए, रिच मतलब रिच मिक्सचर चाहिए। रिच मिक्सचर क्या होता है, उसके अंदर 10:1 रहेगा आपका, से लेके 12:1 तक, ठीक है। 12:1 तक रहेगा, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब है 10:1 का? 10:1 का मतलब है कि अगर 10 किलोग्राम एयर है तो 1 किलोग्राम फ्यूल है, ठीक है। तो ये रिच मिक्सचर रहेगा, ठीक है। और केमिकली करेक्ट किसको बोलेंगे? केमिकली करेक्ट बोलेंगे 15:1 को, ठीक है। 15:1 को बोलेंगे केमिकली करेक्ट मिक्सचर, ठीक है। लीन में क्या होगा आपका, 17:1 तक चला जाएगा। मतलब 17 आप एयर की क्वांटिटी को और बढ़ाते जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो और ज़्यादा लीन होता जाएगा मिक्सचर। थियोरेटिकली करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल। क्वेश्चन भी आगे आप देख सकते हैं कि एयर एंड पेट्रोल का करेक्ट मिक्सचर क्या होता है, थियोरेटिकली करेक्ट। तो 15:1 इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक रेशो, स्टोइकोमेट्रिक रेशो बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मतलब ये बिल्कुल केमिकली करेक्ट, जस्ट एनफ एयर फॉर कंप्लीट कंबशन। 15 किलोग्राम अगर आप ऑक्टेन ले रहे हो तो 15 किलोग्राम अगर एयर है तो 1 किलोग्राम ऑक्टेन, ठीक है, फॉर कंप्लीट कंबशन, ठीक है। अ पेट्रोल इंजन हैज़ कंप्रेशन रेशो फ्रॉम
पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशो कितना होता है? पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशो होता है वो 6 से 10 होता है, ठीक है। कंप्रेशन रेशो मतलब वो कितना कंप्रेस कर रही है, ठीक है, 6 to 10, ठीक है। जब वो कंप्रेशन स्ट्रोक लेगी तो 6 to 10 कंप्रेस कर देती है। डीजल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, अच्छा हमने पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशो देखा है, तो डीजल इंजन का भी कंप्रेशन रेशो डिस्कस कर लेते हैं। डीजल इंजन का कितना होता है? 16 to 20, ठीक है। इसका कंप्रेशन रेशो 16 to 20। डीजल का कंप्रेशन रेशो बहुत ज़्यादा होता है, हम डीजल को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो हम जैसे ही उसके अंदर फ्यूल डालते हैं तो इग्नाइट हो जाता है, ठीक है। पेट्रोल इंजन के केस में हम क्या करते हैं, एयर और फ्यूल को मिक्स करके डालते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसको इतना कंप्रेस नहीं करते हैं। लेकिन डीजल केस में हम उसको इसलिए ज़्यादा कंप्रेस करते हैं ताकि हम फ्यूल जब बाद में डालें अलग से तो जस्ट इग्नाइट हो जाए, ठीक है। डीजल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक ड्रॉज, डीजल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक ड्रॉज क्या करेगा? एयर ओनली। डीजल जब सक्शन स्ट्रोक अपना लेता है डीजल इंजन, तब सिर्फ एयर को इनलेट करता है वो, ठीक है, फ्यूल नहीं करता। लेकिन पेट्रोल इंजन एयर और फ्यूल को मिक्स करके दोनों को इनलेट करता है, ठीक है। तो सिर्फ एयर आती है डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक में। फिर फ्यूल कहाँ से आता है? फ्यूल कैसे बर्न करता है? एयर को हम इतना कंप्रेस कर देते हैं, मैंने अभी बताया 16 to 20 कंप्रेशन रेशो उसका होता है। तो इतना ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं एयर को कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो गया तो जैसे ही हम उसके अंदर फ्यूल डालेंगे, फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू लगा होता है डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर, जिससे फ्यूल हम डालते हैं उसके अंदर, जैसे ही वो एयर के कॉन्टैक्ट में आता है एकदम से इग्नाइट हो जाता है और हमें पावर स्ट्रोक मिलती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आया था, प्रेशर एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन डीजल इंजन अप्रोक्सीमेटली। डीजल इंजन जब कंप्रेस करता है एयर को, तब वो कितना प्रेशर कितना होता है उसके एंड में, कंप्रेशर के एंड पे उसका कंप्रेशन चला जाता है आपका 35 बार। इसका आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। 35 बार तक वो कंप्रेस कर देता है, उसका प्रेशर इतना कर देता है एयर का, ठीक है। आपसे पूछ सकता है पेट्रोल इंजन का, तो पेट्रोल इंजन के केस में अगर पूछेगा तब क्या आएगा? 10 बार पेट्रोल इंजन के केस में, ठीक है। तो आपसे पेट्रोल भी पूछ सकता है, डीजल भी पूछ सकता है। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, तो आपको प्रिपेयर रहना है इसके लिए। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन इज डैश देन डेट ऑफ ए 4 स्ट्रोक इंजन। अब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन में। वो ज़रूरी नहीं है थर्मल एफिशिएंसी ही देगा आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पूछ सकता है, आपसे मैकेनिकल एफिशिएंसी पूछ सकता है, सो आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो थर्मल एफिशिएंसी जो होती है 2 स्ट्रोक इंजन की, वो 4 स्ट्रोक इंजन से हमेशा कम होती है, लेस। क्यों लेस होती है ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो MCQs में आपको नहीं डिटेल में जाना है, लेकिन आपको इसके बारे में डिटेल में पता होना ज़रूरी है, ताकि अगर कुछ थोड़ा सा चेंज आ गया है क्वेश्चन तो आप कर सको, ठीक है। तो क्यों होती है? क्योंकि अब देखो 2 स्ट्रोक इंजन में सिर्फ 2 ही स्ट्रोक होते हैं, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड, ठीक है। लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है? एक बार डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, तो 4 स्ट्रोक्स हो गए। तो ये अच्छे से डिज़ाइंड है। इसमें क्या होता है कि एयर का इनलेट अच्छे से, मिक्सचर अच्छे से होगा, सब कुछ अच्छे से होगा, आपका एग्जॉस्ट भी पूरा कंप्लीटली हो जाएगा। लेकिन 2 स्ट्रोक में क्या है, जिस टाइम आपका 2 स्ट्रोक, एक ही स्ट्रोक के अंदर 2 चीज़ें एक साथ होती है, कंप्रेशन, पावर आपका एक साथ, तो उसकी वजह से क्या है कि इतनी अच्छी थर्मल एफिशिएंसी नहीं होती, हीट मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है ना। तो और जो इसलिए उसकी थर्मल एफिशिएंसी कम है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल एफिशिएंसी की, तो 2 स्ट्रोक की मैकेनिकल एफिशिएंसी अच्छी होती है, ठीक है। किसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी अच्छी होगी? 2 स्ट्रोक की मैकेनिकल एफिशिएंसी ग्रेटर होगी, ठीक है। वो इसलिए ग्रेटर होती है क्योंकि 2 स्ट्रोक में कम पार्ट्स होते हैं, जिसके ज़्यादा पार्ट्स होंगे तो आपको पता ही है वियर एंड टियर कम होगा, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी 2 स्ट्रोक की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक। अब बात कर ले आपसे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 4 स्ट्रोक की ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि टाइम ज़्यादा मिलता है, ठीक है, इसमें, ताकि चार्ज अच्छे से अंदर आ सके। और 2 स्ट्रोक में इतना टाइम नहीं मिलता, उसमें एक ही स्ट्रोक के अंदर 2 प्रोसेस करने पड़ते हैं, ठीक है। और आपसे क्या पूछ सकता है इससे रिलेटेड? जैसे कि मैंने पहले बताया था 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में ये पूछेगा कि आपसे कितने रेवोल्यूशन क्रैंकशाफ्ट में कितने रेवोल्यूशन में होता है कंप्लीट। तो 2 स्ट्रोक में 1 रेवोल्यूशन होती है क्रैंकशाफ्ट की और 4 स्ट्रोक में 2 रेवोल्यूशन क्रैंकशाफ्ट की।
तो ये आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है इससे रिलेटेड। मैंने आपको सारे क्वेश्चन से रिलेटेड बता दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड का मटेरियल आपसे पूछ रहा है, आपसे कनेक्टिंग रोड का पूछ रहा है, जरूरी नहीं है आपसे कनेक्टिंग रोड का पूछेगा। यहाँ पे मैंने एक मटेरियल बताया, आपको सबके मटेरियल पता होने चाहिए। इसका आंसर आएगा एल्यूमिनियम अलॉय कनेक्टिंग रोड का, ठीक है। वो आप और आपसे किसका पूछ सकता है, पिस्टन का पूछेगा। मान लो पिस्टन का मटेरियल पूछ लिया, तो पिस्टन का भी क्या होता है, पिस्टन का एल्यूमिनियम अलॉय ही होता है। CI भी हो सकता है, कास्ट आयरन भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में CI दिया हुआ है तो CI भी हो सकता है, ठीक है। एल्यूमिनियम अलॉय फिर नहीं दिया होगा, ठीक है। कास्ट आयरन हो सकता है, ठीक है। कास्ट स्टील भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो पिस्टन के हो गए, ठीक है। आपसे और किसका पूछ सकता है मटेरियल, सिलेंडर का पूछेगा, सिलेंडर का कास्ट आयरन, सिंपल आपने करना है, ठीक है। कास्ट आयरन सिंपल सिलेंडर का। और किसका पूछ सकता है, और आपका पिस्टन रिंग्स का पूछ सकता है। पिस्टन रिंग्स का मटेरियल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसका मटेरियल थोड़ा डिफरेंट है। इसका मटेरियल है सिलिकॉन कास्ट आयरन, सिलिकॉन कास्ट आयरन, ओके, सिलिकॉन कास्ट आयरन, ठीक है। तो कनेक्टिंग पिस्टन रिंग्स का आपका मटेरियल पूछा जाता है, ठीक है। और आपका किसका मटेरियल पूछ सकते हैं, और आपसे पूछ सकते हैं वाल्व्स का पूछ सकते हैं। वाल्व्स का मटेरियल पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है। तो वाल्व्स के मटेरियल आपको पता होना चाहिए। सिलिक्रोम स्टील भी होता है वाल्व्स का मटेरियल। सिलिक्रोम स्टील अगर ऑप्शन में है तो सिलिक्रोम स्टील करना है आपने, ठीक है। अगर सिलिक्रोम स्टील नहीं है तो उसके अंदर निकल क्रोमियम अलॉय स्टील आपको गिवन होगा, ठीक है। तो आपको सांप के मटेरियल के लिए प्रिपेयर रहना है। ज़्यादातर पिस्टन रिंग्स ही आने के चांसेस रहते हैं। सिलिकॉन कास्ट आयरन है पिस्टन रिंग का मटेरियल, आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द पिस्टन फ्रॉम वन डेड सेंटर टू द अदर इज कॉल्ड। एक डेड सेंटर क्या आपको पता होना चाहिए, पहले इससे समझ लेते हैं, ठीक है। ये जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है, पिस्टन जहाँ तक मूव सबसे नीचे जा सकता है उसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर, और पिस्टन जहाँ सबसे ऊपर तक जा सकता है उसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। तो पिस्टन की मूवमेंट एक टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को क्या बोलते हैं, उसमें उसने कितना वॉल्यूम कवर किया उसको क्या बोलेंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम, कि कितना उसने वॉल्यूम स्वैप किया एक डेड सेंटर से दूसरे सेंटर, तो स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। अब स्वेप्ट वॉल्यूम बात की है तो क्लियरेंस वॉल्यूम भी देख लेते हैं। पिस्टन जब कंप्रेशन स्ट्रोक करेगा, ऊपर मूव कर रहा है पिस्टन, ठीक है, तो ये जो जगह ऊपर बच जाती है, पूरा नहीं पिस्टन टच करेगा बिल्कुल सिलेंडर के हेड को ऊपर तक, ये बीच में जगह रह जाएगी इतनी, ठीक है, टॉप डेड सेंटर में जाएगा, तो इस जगह को ही बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक साइकिल ऑन विच पेट्रोल इंजन वर्क्स। हम इस पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पेट्रोल इंजन जो है ऑटो साइकिल पे बेस्ड है, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। इसके अंदर दो कांस्टेंट प्रोसेस होंगे कांस्टेंट वॉल्यूम के, ठीक है, और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस दो रहेंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप इसके अंदर थोड़ा क्लियरली 2 to 3 and 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम, 1 to 2 and 3 to 4 विल बी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी आपको पता ही है, एफिशिएंसी पूछी जाती है। पिछले मैंने थर्मोडायनेमिक्स की उसमें भी करवाया था आपको, 1-1/r⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ ठीक है। तो ये ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी रहेगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। आर इज वॉल्यूमेट्रिक रेशो, ठीक है। और ये तो हमने पेट्रोल इंजन की बात की है। आगे हम नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट आएगा, इसके अंदर डीजल साइकिल की जब हम बात करेंगे, जो डीजल साइकिल उसके अंदर एक टर्म आती है कट ऑफ रेशो, उससे रिलेटेड MCQs पूछे जा रहे हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन 4 स्ट्रोक साइकिल द मिनिमम टेम्परेचर इनसाइड द इंजन सिलेंडर अकर्स एट द, सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे होता है बताओ। तो इसका आंसर आ जाएगा बिगिनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक, ऑप्शन ए, ठीक है। सो 11th का ए आ जाएगा, बिगिनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक। इसमें जब सक्शन स्ट्रोक होता है तो टेम्परेचर सबसे कम होता है इंजन सिलेंडर में, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर आपको पता है इंक्रीज करेगा, कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, पावर स्ट्रोक में और ज़्यादा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में भी ज़्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीजल एज कम्पेयर टू पेट्रोल इज, सिंपल रहेगा इसका आंसर, मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट, ठीक है। डीजल को जलाना मुश्किल है एज कम्पेरेटिबल टू पेट्रोल, क्यों, क्योंकि पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर जो रहेगा आपका कम रहेगा, डीजल का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इसलिए डीजल को जलाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ स्पार्क अक्रॉस द गैप। इसके लिए थोड़ा सा बैटरी इग्निशन सिस्टम को समझ लेते हैं। ये जो बैटरी इग्निशन सिस्टम है, इसके अंदर
स्पार्क प्लग, एक मिनट, ये रहा हमारे पास स्पार्क प्लग है, ठीक है। स्पार्क प्लग में ये जो यहाँ पे जो हमें वोल्टेज चाहिए है, जब हम बैटरी, ताकि स्पार्क क्रिएट हो जाए, ठीक है, एक मिनट, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पार्क प्लग में यहाँ पे ये जो गैप है, इसके अंदर स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो वोल्टेज जनरेट करनी पड़ती है वो कितनी जनरेट करनी पड़ती है, वो जो वोल्टेज जनरेट होगी वो है 20,000 to 30,000 वोल्ट। ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 20,000 to 30,000 वोल्ट हमें इसके अंदर वोल्टेज जनरेट करनी पड़ती है बैटरी इग्निशन सिस्टम में। वो कैसे जनरेट करते हैं अभी मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर है 20,000 30,000 वोल्ट, तभी स्पार्क प्रोड्यूस होगी उस स्पार्क प्लग में। इन पेट्रोल इंजन चार्ज इग्नाइटेड विद द हेल्प ऑफ, पेट्रोल इंजन में चार्ज जो है कैसे इग्नाइट होता है, पेट्रोल इंजन में कैसे इग्नाइट होता है, स्पार्क प्लग के थ्रू होता है, ठीक है ना। डीजल इंजन में तो हाई कंप्रेशन रेशियो की वजह से हो जाता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कंप्रेस करते हैं उसको, फ्यूल डालते ही इग्नाइट हो जाता है। लेकिन स्पार्क प्लग का यूज़ किस में होता है, पेट्रोल इंजन में, ठीक है। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता, ठीक है। तो स्पार्क प्लग क्या करता है, जब वो कंप्रेस कर देता है एयर फ्यूल मिक्सचर को, तो स्पार्क प्लग जस्ट उसके एंड पे, कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड पे आपका इग्नाइट करेगा मिक्सचर को, ठीक है। फ्रॉम वेयर द एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर्स इन टू स्ट्रोक इंजन, टू स्ट्रोक इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर कहाँ से एंटर करता है, तो ये एंटर करता है पोर्ट्स में, उसमें वाल्व्स नहीं होते। ऑप्शन बी आ जाएगा, समझ लेते हैं एक बार, देख सकते हैं आप यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है। ये पोर्ट्स है, पोर्ट्स क्या है, वाल्व्स नहीं होते, ये अलग होते हैं। आप देखो कैसे वाल्व्स क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग होगी, उसके लिए एक ऊपर समझ सकते हैं एक लिड होगी या कुछ होगा। लेकिन पोर्ट्स में देखो ये ओपन रहते हैं, ये पिस्टन की मूवमेंट से क्लोज होते, देखो यहाँ पे पिस्टन ने इसको पोर्ट को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये पोर्ट्स क्या होते हैं, पिस्टन की मूवमेंट से क्लोज और ओपन होते हैं, ठीक है। तो टू स्ट्रोक इंजन को जब हम एक अलग से वीडियो बना के उसमें डिस्कस करेंगे टू स्ट्रोक की वर्किंग को, तब इसे डिटेल में समझेंगे। अभी इतना समझ लो पोर्ट्स और वाल्व्स में फ़र्क क्या है। पोर्ट्स जो है पिस्टन की मूवमेंट से क्लोज और ओपन होगा, ठीक है। तो ये पोर्ट से यहाँ से एंट्री इंटेक होगा, ठीक है, चार्ज का। विच इज़ यूज टू इंक्रीज द मास ऑफ एयर एंटरिंग इनटू सिलेंडर बाय एग्जॉस्ट ड्रिवन कंप्रेसर, किसका यूज़ किया जाता है अगर हमें मास ऑफ, मान लो आप हाई एल्टीट्यूड पे हो, ऊंचाई पे हो, तो उसमें क्या है, आपको एयर की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए आपको, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो एग्जॉस्ट निकल रहा है हमारा जो भी इंजन से, उसमें क्या करते हैं, एक हम कंप्रेसर लगा देते हैं, उसी एग्जॉस्ट से हम उस कंप्रेसर को चलाते हैं, ठीक है। और वो क्या करता है, एयर को कंप्रेस कर करके इंजन को ज़्यादा एयर सप्लाई करता है, उसको बोलते हैं टर्बो चार्जर। अगर हमने एग्जॉस्ट की मदद नहीं ली और हम कंप्रेसर को अपने इंजन के पावर से चला रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सुपर चार्जर। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि टर्बो चार्जर बढ़िया है या सुपर चार्जर, तो आपको बोलना है टर्बो चार्जर, क्योंकि टर्बो चार्जर जो है एग्जॉस्ट से ही चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें इंजन की पावर यूटिलाइज नहीं हो रही, तो टर्बो चार्जर इज़ मोर बेटर। तो ये हाई एल्टीट्यूड पे यूज़ किया जाता है, जब ज़्यादा ऊंचाई पे कोई एयरक्राफ्ट में भी, ठीक है। फंक्शन ऑफ ब्लास्ट रेसिस्टर इन बैटरी इग्निशन सिस्टम, ब्लास्ट रेसिस्टर का क्या फंक्शन है बैटरी इग्निशन सिस्टम में, तो एक बार देख लेते हैं। ब्लास्ट रेसिस्टर आप यहाँ देख सकते हो, ब्लास्ट रेसिस्टर यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ब्लास्ट रेसिस्टर करता क्या है, ब्लास्ट रेसिस्टर जो है आप देख सकते हो यहाँ से इग्निशन स्विच हो गया ये यहाँ से, ठीक है। और ये करंट आ रहा है हमारा, ये ब्लू लाइन दिख रही है आपको, डॉट 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 डॉट, ब्लू लाइन, ये डॉट, ठीक है। तो ये क्या करती है, जब करंट यहाँ से आएगा, इग्निशन स्विच ऑन हुआ, ब्लू लाइन से यहाँ से करंट हमारा आ रहा है, तो ब्लास्ट रेसिस्टर में करंट नहीं जाएगा। स्टार्टिंग में क्या होगा, इस ब्लू लाइन से करंट होते हुए हमारा इग्निशन कॉइल में जाएगा, जहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ से होता हुआ जाएगा, क्योंकि हमें अभी वो उतना टेम्परेचर अचीव नहीं किया हमने, तो ये करंट यहीं से जाएगा। लेकिन कुछ देर के बाद क्या होगा, हम अभी तो हमने इसको बाईपास करवा दिया, देखो यहाँ से हमने ब्लू लाइन से डायरेक्ट बाईपास करवा के प्राइमरी वाइंडिंग में भेज दिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद हम क्या करेंगे, इस रेड लाइन वाले से भेजेंगे, ब्लास्ट रेसिस्टर के थ्रू पास कराएंगे, जो करंट को रेसिस्ट करेगा, ठीक है। क्वांटिटी के जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करेगा, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं इसका फंक्शन क्या होता है, टू इंक्रीज करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग। एक तो करंट प्राइमरी वाइंडिंग में बढ़ाना, जो हम बाईपास करते हैं सबसे पहले, उससे करंट बढ़ता है प्राइमरी वाइंडिंग में। उसके बाद एक और इसका फंक्शन है टू डिक्रीज करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग, फिर घटाता है। ये कैसे घटाता है, ये ब्लास्ट रेसिस्टर से पास होगा तो करंट की क्वांटिटी कम पहुंचेगी, तो ये क्या करेगा, इसके दोनों काम है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। एक तो करंट बढ़ाना स्टार्टिंग में, क्योंकि हम उतना टेम्परेचर अचीव नहीं किया, और दूसरा करंट को घटाना प्राइमरी वाइंडिंग में ही।
तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लास्ट रेसिस्टर का फंक्शन। जरूरी नहीं आपसे ब्लास्ट रेसिस्टर का फंक्शन पूछा जाएगा, आपसे किसी का भी फंक्शन पूछा जा सकता है, ठीक है। अ स्पार्क प्लग इज कैप्ट फ्रॉम स्पार्क प्लग गैप। स्पार्क प्लग में कितना गैप होता है, तो इसका आंसर आएगा, सिंपल रहेगा, 0.3 से 0.7 mm। तो बहुत कम है ये, 1 सेंटीमीटर से भी कम है। देख लेते हैं स्पार्क प्लग गैप। स्पार्क प्लग आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है ना, ये यहाँ पे ये स्पार्क प्लग गैप है, ठीक है। तो ये स्पार्क प्लग गैप का 0.3 से 0.7 mm रहेगा, ठीक है। इसी के अंदर स्पार्क प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटर इन अ कॉइल इग्निशन सिस्टम ऑफ आईसी इंजन। डिस्ट्रीब्यूटर का क्या फंक्शन है कॉइल इग्निशन सिस्टम, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर है ये रहा डिस्ट्रीब्यूटर। इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन यही रहता है कि जो करंट आएगा यहाँ से जा रहा है, ठीक है, इस करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है रोटर कैप्स में, ठीक है। ये क्या करेगा, इस करंट को टू डिस्ट्रीब्यूट करंट सारे स्पार्क प्लग्स में। फिर से डायग्राम से देख लेते हैं। ये क्या करेगा, यहाँ से इन करंट को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। स्पार्क प्लग्स में, सारे स्पार्क प्लग्स में डिस्ट्रीब्यूट करना करंट को, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का आपसे पूछ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का आपसे और पूछ सकते हैं, ब्लास्ट रेसिस्टर का फंक्शन पूछ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछ सकते हैं सेकेंडरी वोल्टेज वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 20,000 30,000 वोल्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए स्पार्क प्लग के गैप में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। सेकंड जो इसका पार्ट होगा, उसके अंदर हम कौन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आने वाले चांसेस है। अभी जो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आपका ऑक्टेन और सीटेन से रिलेटेड नॉकिंग के क्वेश्चंस। ऑक्टेन और सीटेन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। और डीजल इंजन में देखेंगे कट ऑफ रेशो से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कट ऑफ रेशो बढ़ाने पे क्या फ़र्क पड़ता है, घटाने पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम नेक्स्ट पार्ट में और सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो रह गए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट हम जल्द लाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये इम्पोर्टेंट जो हमने सीरीज़ चलाई है, इसका यही हमारा मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके सारे MCQs को कवर करना, ताकि आप SSC JEE वगैरह एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर रहे, ठीक है। थैंक्स फॉर